डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। भोपाल से विकास और राजनीति की बड़ा संदेश सामने आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जो ये संकेत देता है कि मध्य प्रदेश अब नीति नवाचार परिणाम के मॉडल पर आगे बढ़ना चाहता है। महिला सशक्तिकरण से लेकर कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाई विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक सरकार ने विकास की व्यापक रूपरेखा पेश की है। हालांकि विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है और जमीनी सच्चाई को लेकर गंभीर आरोप भी लगा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई बदलाव की नई दिशा है या सिर्फ योजनाओं का विस्तार? विकास और नवाचार पर जोर, आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीति प्लस नवाचार प्लस परिणाम का नया मॉडल। मोहन यादव सरकार के बड़े फैसले। नारी शक्ति वंदन से सशक्तिकरण। खेती में तकनीक क्या बढ़ेगी आय? विकास के दावे वर्सेस विपक्ष के सवाल। जमीनी सच्चाई या सिर्फ सियासी रणनीति? मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्य सरकार ने ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन उत्सव के तहत पदयात्राएं, जनसंवाद और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि ये पहल महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये अभियान केवल जागरूकता तक सीमित रहेगा या महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव भी लाएगा? कि महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, विधायिका में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष सत्र बुलाया है। इस नारी शक्ति बंधन के समारोह को आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमने 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा मनाने का सुनिश्चित किया है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर नारी शक्ति बंधन सम्मेलन होंगे, नारी शक्ति पदयात्राओं के कार्यक्रम होंगे। सभी महाविद्यालयों में नारी शक्ति बंधन से संबंधित अनेक बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में सरकार ने नवाचार और तकनीक पर जोर देते हुए नई दिशा देने की कोशिश की है। रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और बाजार आधारित खेती की जानकारी दी जा रही है। सरकार का मानना है कि पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर यदि किसान नई तकनीकों को अपनाते हैं तो उनकी आय में स्थायी वृद्धि संभव है। साथ ही सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सके। हालांकि ये देखना अहम होगा कि ये योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाताओं के खाद पर सब्सिडी को NBS अर्थात न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को स्वीकृति दे दी है, जो खरीफ के सीजन से प्रारंभ हो जाएगी। फास्फेट, पोटेशियम उर्वरकों को अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलेगी। इसमें 41,533 करोड़ से अधिक की बजटीय स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी है, जो कि पिछले विगत वर्ष से 4,317 करोड़ रुपए अधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने डेयरी और MSME सेक्टर पर खास फोकस किया है। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी को सरकार ग्रामीण विकास की सकारात्मक दिशा के रूप में देख रही है। इसके साथ ही महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योग और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का दावा है कि इससे गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि इन प्रयासों का लाभ कितनी व्यापकता से लोगों तक पहुंच रहा है।
सरकार के इन दावों के बीच विपक्ष ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और प्रशासनिक दबाव के जरिए विरोध को रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि महोत्सव जैसे आयोजनों में वास्तविक किसानों की भागीदारी सीमित की जा रही है। विपक्ष का दावा है कि सरकार केवल प्रचार पर ध्यान दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालत अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि विकास के ये दावे कितने ठोस हैं और क्या वास्तव में बदलाव जमीन पर नजर आ रहा है। देखिए, अगर मोहन यादव जी वास्तव में महिलाओं की भागीदारी, उनकी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के लिए सीरियस है तो पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो घरेलू हिंसा है, बलात्कार है, बच्चियों के गायब होने की घटना है, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले तो गृह मंत्रालय उनके पास है, उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर महिला ही असुरक्षित होगी तो उसके सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम अपने आप में कोई बेईमानी है। दूसरा, एक तरफ तो महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को उन्होंने हितग्राही मूलक योजनाओं से ही बाहर निकाल दिया है, लाडली लक्ष्मी योजना से बाहर निकाल दिया है। जिस उम्र में महिला को सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता है, उस उम्र में आपने उसको योजना से बाहर निकाल दिया, ये तो बहुत अमानवीय है ना। तो मध्य प्रदेश में नीति प्लस नवाचार प्लस परिणाम का मॉडल क्या सच में बदलाव की नई दिशा बनेगा या सिर्फ दावों तक सीमित रहेगा? मोहन यादव सरकार के दावों और विपक्ष के सवालों के बीच असली परीक्षा अब जमीन पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो आज का हमारा विषय है नीति नवाचार परिणाम मॉडल। लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है नई नीति के तहत नवाचार कर रहे हैं और नवाचार करने का मकसद एक ही है कि मध्य प्रदेश में तीव्र गति से विकास और वहां के लोगों को इसका लाभ मिले। तो चलिए इसी में करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वाणी जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। अंबिका शर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रवेश गौतम जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूँ। वाणी जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल है कि नारी शक्ति वंदन का लगातार बात किया जा रहा है, लेकिन क्या ये जागरूकता तक ही सीमित रहेगा कि वास्तविक में इसकी राजनीति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी महिलाओं का? मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। अंबिका जी, प्रवेश जी और करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी का मूल जो विचार था वो जो ज्ञान की परिभाषा है उनको सबको सशक्त करना। उसी क्रम में मुझे लगता है नारी जो शक्ति ये वंदन अधिनियम है वो 33% आरक्षण देने के साथ साथ महिलाओं को मातृशक्ति जो हमारे देश की आधी आबादी है उसको नए पंख मिलेंगे। ये एक स्वर्णिम अध्याय है इस अमृत काल में और हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। उसके प्रचार के लिए, उसकी जागरूकता के लिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में एक विशेष अभियान के रूप में कार्य कर रही है और जरूरत भी है, क्योंकि हर आखिरी व्यक्ति तक हम सोचते हैं कि हमारी विचारधारा का प्रभाव पहुंचना चाहिए, हमारी जो योजनाएं हैं उनका विस्तार होना चाहिए, संपर्क और संवाद होना चाहिए। ठीक है। अंबिका शर्मा जी से हम ले लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में नारी शक्ति वंदना को लेकर जो है जागरूकता अभियान अब चला रही है, कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि आप लोग तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाएं असुरक्षित है। कि जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित न हो, जहां पर हर रोज नित्य नई घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार होता हो, वहां पर महिला सशक्तिकरण की बात करना बड़ी बेईमानी है। महिला उत्पीड़न के क्षेत्र में, महिला हिंसा के क्षेत्र में सबसे अव्वल दर्जे पर मध्य प्रदेश है।
जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, ये लाडली लक्ष्मी योजना में जो 1500 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जिसमें एक समोसा और एक चाय आती है, इससे महिला शक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगी। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। महिलाओं के लिए कौशल विकास, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनकी जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसके विकास के लिए नए अवसर खोजे जाने चाहिए। महिला वर्ग के लिए, नारी कल्याण के लिए जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका ठीक ढंग से मॉनिटरिंग इनको करना चाहिए, ताकि हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके। और वो मॉनिटरिंग ठीक ढंग से होती नहीं है। कई योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही है और मातृ वंदना योजना चल रही है। इस प्रकार से कई सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में ये सब बेईमानी हो जाती है। ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो नारी की सुरक्षा पर, यहाँ रोज आप देख रहे हैं 20-25 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 25-30 महिलाएं गायब हो जाती हैं। ये अव्वल है मध्य प्रदेश महिला हिंसा में, महिला सुरक्षा में अव्वल है। तो पहले तो नारी की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार करे, इसके बाद ये विचार करे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, मैं आपके सवालों का, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लूंगा वाणी जी से। अब छोटा सवाल जो मैं प्रवेश जी से ले लेता हूँ, फिर मैं लौटूंगा आपके। प्रवेश जी, नीति नवाचार और परिणाम मॉडल क्या वास्तव में नए विकास फ्रेमवर्क का की संकेत देता है? सबसे पहली चीज तो विकास का मुझे इससे कोई अभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता जी। एक महत्वपूर्ण बात में ये जो टोटल कवायद है चुनावी है। दूसरा, दीवानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हालात मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। भले मध्य प्रदेश भाजपा या मध्य प्रदेश सरकार कह रही है नारी वंदन के लिए हम जागरूकता फैलाएंगे, जबकि ये पूरा निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। इसमें मध्य प्रदेश का कोई रोल नहीं है। यदि केंद्रीय लोकसभा इस कानून को पारित करती है आरक्षण के लिए, तो हर राज्यों में बराबरी से लागू होगा। ये शिगुफा सिर्फ और सिर्फ आगामी, तो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल चुनाव है, उनको देखकर छेड़ा जा रहा है। क्योंकि कानून तो 2023 में पास हो चुका है महिला आरक्षण का, लेकिन उसमें कुछ चीजें लिखी हैं कि क्रियान्वयन कब होगा, वो महत्वपूर्ण है। आगामी लोकसभा सत्र हो उसके पहले मध्य प्रदेश भाजपा जरूर ढिंढोरा पीट रही है, ताकि ये आवाज कल बंगाल तक जाए और चुनाव में परिणाम मिले। क्योंकि एक कहा जाता है, ऐसा मेरा भी अनुभव है, कि बंगाल में महिलाएं काफी जागरूक मानी जाती हैं। यहाँ तक कि घरों में जब कोई डिसीजन मेकिंग कोई प्रोसेस होती है तो उसमें महिलाओं की सहभागिता मध्य प्रदेश या अन्य जैसे जो राज्य है उनकी अपेक्षा ज्यादा होती है। मेरे शायद वाणी जी इससे सहमत हो। तो केंद्र या मैं कहूं भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव को फोकस करते हुए फिलहाल ये शिगुफा छेड़ रही है। विकास, महिलाओं को आरक्षण देने या न देने से कोई इसका सीधा कनेक्शन फिलहाल मुझे नहीं दिखता। हाँ, सामाजिक भागीदारी में जरूर बढ़ता है, लेकिन जो मूलभूत सवाल है कुलेश्वर जी, उनका जवाब बीजेपी नहीं दे रही। कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा है कि जनगणना के बाद होगा, फिर इसमें आएगा कि जो ओबीसी है उनके आरक्षण में आप कितना % देंगे, क्या उसमें देंगे, एडिशनल देंगे। ऐसा ही SC ST का भी है। तो अभी सेंसस हुआ नहीं है, और यदि 2011 का जो पुराना सेंसस अवेलेबल है, यदि उसको आधार मान के भी किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आरक्षण देने के पहले परिसीमन करना होगा। तो फिलहाल परिसीमन का कोई क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो अंदरूनी तौर पे पता ही होगा जी, पर सामने कोई बात नहीं आई। ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार का वह है कि हम प्रचार करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए एक चुनावी प्रचार का तरीका है जमीनी स्तर पर। इससे फिलहाल महिलाओं को कोई एडिशनल एडवांटेज मिलता नहीं दिख रहा। वहीं आपने कहा नवाचार, किसानी में जरूर मैंने देखा भी, जब आए थे राजनाथ सिंह, शिवराज जी ने कहा, नितिन गडकरी जी भी आए थे और उसमें मोहन यादव जी भी थे, तब ये कहा गया कि किसानों को हम बताएंगे कि मार्केट ड्रिवन जो आपकी डिमांड है उसके अनुसार आप फार्मिंग करें। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पर मैं एक चीज और बता दूं कुलेश्वर जी, इस तरह का कॉन्सेप्ट आज से सालों से चल रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है हर सरकार के कुछ विभागों में, एग्रीकल्चर विभाग के कुछ नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका यही काम है कि ट्रेडिशनल क्रॉप की बजाय मार्केट ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन क्रॉप या फार्मिंग की तरफ हम फोकस हो। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी वहां पे रीवा में बसावत मामा के पास इसी प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग और मल्टी फार्मिंग की बात। सर ठीक है, मैं सर लौटूंगा आपके पास, मैं प्रवेश जी फिर से लौटूंगा आपके पास। वाणी जी से मैं सवाल लेता हूँ। वाणी जी,
ये जो नारी शक्ति वंदन अभियान की आप लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है, बंगाल में चुनाव हो इसलिए आप लोग ऐसे कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इसमें साफ कह रही है कि इससे आम महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। स्पष्ट और साफ है कि आधी आबादी को अपना नेतृत्व क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी कार्यकुशलता, अपने आपको मुझे लगता है मुख्य धारा में लाने का एक अवसर है। चुनावी शगुफा होता तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसको बार बार उपयोग करती रही है। वो एक उचित उदाहरण है चुनावी शगुफा का, क्योंकि इन्होंने 4 बार प्रयास किया इस अधिनियम के ऊपर कि हम अधिनियम लाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं, जब इनके प्रधानमंत्री थे सरकार गिर गई थी देवेगौड़ा जी की, और इन्होंने उसके बाद सोनिया गांधी के जब यूपीए सरकार थी तब भी इन्होंने एक प्रयास किया था, एक सिर्फ चुनावी शगुफा। क्योंकि इनकी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये राजनीतिक एक मुझे लगता है हथकंडा होता है किसी ना किसी के कंधे का उपयोग करते हुए। कहीं आप रोज देखते हैं इनके ऐसे शगुफे और मुद्दे, पर मैं हैरान होती हूँ अंबिका जी के इतने मनमोहक जो इनके अभी डायलॉग्स थे। इनके एक वरिष्ठ नेता ने रेप छोटी बच्चियों का उसकी तुलना की तीर्थ के साथ। राहुल गांधी ने उनका मंच साझा कराया, उनको बाइज्जत बिठाया और उनकी मुझे लगता है स्वागत वंदन किया। क्या ये उसको जस्टिफाई करते हैं? हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं महिला आबादी को, चाहे हम 65 लाख महिलाओं को एनजीओ के माध्यम से मध्य प्रदेश में, चाहे स्टार्टअप्स में 35% महिलाओं का योगदान, चाहे केंद्र सरकार की जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र शी मार्ट्स के लिए। पर इनके जितू पटवारी जो 50% आबादी को शराबी कहते हैं, तो ये उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? रही बात किसानों की, तो ये तो बहुत स्पष्ट और साफ है, किसानों की जो आज उपज है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। इसलिए क्योंकि पानी, बिजली, खाद, ये व्यवस्थाएं उनको सुनिश्चित की जा रही हैं। जो किसान एक क्रॉप उगाते थे साल भर में, उनके पास व्यवस्थाएं ठीक से नहीं थी, आज वो बाय रोटेशन उगा रहे हैं। वाणी जी, लेकिन कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि आप लोग नारी शक्ति वंदन इस अभियान में ही शक्ति और नारी का जिक्र किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है। लगातार कई ऐसे मामले हो रहे हैं जो वो एक तरह से आईना दिखाता है। कांग्रेस का ये भी सवाल है, उसमें क्या कहेंगे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कॉस्मेटिक अपलिफ्टमेंट नहीं है, फेसलिफ्ट नहीं है। ये वास्तविक धरा पर लाने वाला वो अधिनियम है जिससे कि बहुत रिप्रेजेंटेशन होगा महिलाओं का, और उससे बहुत आगे जाके समस्याओं का समाधान होगा। हम सिर्फ महिलाओं को सशक्त नहीं कर रहे, हम विकास की धारा, हम देश को सशक्त कर रहे हैं महिलाओं के हाथ में बागडोर देकर। ठीक है, और रही बात जो आपने कही कि महिलाओं के प्रति अत्याचार, देखिए पहले कांग्रेस के शासन में रिपोर्ट नहीं होते थे, दर्ज नहीं होते थे एफआईआर, बहुत केसेस अननोटिस जाते थे या पीड़ा के साथ उन परिवारों को सहन करना पड़ता था। आज मुझे लगता है परिवारों को विश्वास है मध्य प्रदेश की। ठीक है वाणी जी, मैं अंबिका जी से ले लेता हूं, फिर लौटूंगा आपके पास। अंबिका जी, आप लोगों के सरकार के समय जो है कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो सर आप लोगों को कहाँ पे कमी दिख रहा है? देखिए पांडे जी, सच्चाई से भाग रहे हैं। सच बात तो ये है कि जब सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव होता है तो ये कड़े फैसले ले नहीं पाते हैं। हमारे आदरणीय राजीव जी को आज हम याद करते हैं, उनके मन में ये बात थी कि महिला सशक्तिकरण की। उन्होंने 50% आरक्षण पंचायत में और नगर पालिकाओं में दे दिया था, और वो आज महिलाएं, उनकी वजह से जो भी महिला शक्ति है वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ी हुई है। ये लोग तो केवल गाल बजाते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं को वोटर मानते हैं। ये महिला सशक्तिकरण से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। किसान कल्याण के लिए इनके पास कोई योजना नहीं। किसानों में इतना आक्रोश है, उस आक्रोश को दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसानों का आक्रोश, इनका जो 2028 का जो चुनाव होगा नहीं, उसमें बिल्कुल विस्फोट बनेगा और ये लोग गांव में जा नहीं पाएंगे। ये स्थितियां, आप किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें ना तो महिलाएं दिखाई देती हैं ना किसान दिखाई देते हैं। आप लोग केवल और केवल इवेंट करते हो, इसके अलावा कुछ करते नहीं हो।
ठीक है। आपकी ना तो नीति साफ है ना नियत साफ है। आप केवल प्रचार प्रसार में और इसमें पंप एंड शो में ज्यादा माने अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। आप किसानों की चिंता आप तो के पास कब से आ गई? आप तो पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल पोषक हो, पूंजीवादी को बढ़ाने वाले लोग हो। आप जैसे ही सत्ता में आए थे सबसे पहले 14 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का, अपने मित्रों का माफ किया था, किसानों का तो किया नहीं। हम आए थे तो किसानों को माफ किया था। ये हमारे और आपके अंदर मूलभूत अंतर है। ठीक है अंबिका जी, लौटूंगा मैं आपके पास। मैं छोटा सवाल जो है प्रवेश जी से लेता हूं। प्रवेश जी, सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में सबसे बड़ा गैप कहां पर आपको नजर आता है? देखिए पांडे जी, ये जो दावे हैं और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है, और ये समझ में भी आता है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त, न केवल मुझे, लगभग हर पत्रकार जी। मेन मैं फिर आ रहा हूं, भाजपा भले दावा करे महिला सशक्तिकरण का, लेकिन आज भी हमारे व्यवस्था में पंचायतों में जो महिला आरक्षण का दिया हुआ है, सरपंच पति, पार्षदों में पार्षद पति, इनका बड़ा दबदबा है। और दूसरा, बीजेपी यदि कहती है कि हम 33% आरक्षण देश में लाना चाहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो अपनी कार्यकारिणी में या भाजपा संगठन में लाके दिखाए। वहां तो उनको कोई संसद नहीं चाहिए, वो तो अपना इंटरनल एक रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। यदि इनकी भावना वही होती तो शायद वो था। दूसरा, जो बात आती है कि महिलाओं को हम प्रॉपर स्टार्टअप और ये सब इससे कोई लेना देना नहीं। ये तब आप कह सकते हैं जब ये 33% आरक्षण हर जगह हो। फिलहाल ये सिर्फ एमएलए यानी कि विधानसभाओं और लोकसभा के लिए बात हो रही है। मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं, ये फिलहाल अभी हवाई दावे हैं, 2 साल में कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, बीजेपी का एक साइलेंट वोटर माना जाता है महिलाओं को। बीजेपी ने पहले 3 तलाक का मुद्दा उठाया ताकि मुसलमान वर्ग से जो महिलाएं हैं वो आगे आके वोट कर दे बीजेपी को। इसी प्रकार लाडली लक्ष्मी जैसी बहुत सारी योजनाएं चली। तो बीजेपी का ये मानना है कि महिलाओं में जाति वर्ग भेदभाव नहीं होता। जब हम महिला कह देते हैं तब फिर ये नहीं आता कि एससी महिला है या ओबीसी महिला है। तो एक बड़े तबके को वो कैटर कर सकेगी, जिसका नतीजा अल्टीमेटली उनको वोट मिलने का होगा। फिलहाल तो ये है। हाँ, लेकिन यदि ऐसा प्रयास हो रहा है, आरक्षण हो रहा है, तो स्वागत योग्य है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, पर वो प्रतिनिधित्व सिर्फ कागजों में नहीं, पार्षद पति या सरपंच पति के बाद विधायक पति या सांसद पति वाली चीज ना आ जाए, जो आज भी जमीन में दिखती जाइए। भोपाल की जिला पंचायत में आप आएंगे तो ऐसे कई किस्से मिलेंगे जहां महिला सरपंच की जगह उनके पति सरपंच बैठते हैं। बिल्कुल, मैं राजधानी की बात बता रहा हूँ। पार्षद पतियों का दबाव अक्सर आपने सुना होगा। तो इसको हमको जमीन में उतारने के लिए हमें पहले अपनी सोच को और नियत को साफ करना होगा कि हम सिर्फ चुनावी शिगुफे के लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, वाणी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है प्रवेश जी। वो मैं अंबिका जी के जो ख्याली पुलाव थे वो यहाँ परोस रहे थे। मैं फिर उस पर टिप्पणी करूंगी कि बड़े अचंभे की बात है अंबिका जी। शायद आप इतिहास जानते नहीं हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत विनम्रता से मैं कहूंगी, राजीव गांधी ने शाह बानो को जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली थी उसमें लेजिस्लेशन में आकर उसको पलट दिया था। तुष्टीकरण का ये बहुत बड़ा सिद्ध उदाहरण है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अधिनियम के तहत सामान्यता लाना चाह रही है, जब हमारे अल्पसंख्यक बहनों को ट्रिपल तलाक से एक मुझे लगता है राहत मिली है, उन्हें सामान्य दर्जा मिला है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। अंबिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए ज्ञान की परिभाषा में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, पर आपके यहाँ नारी शक्ति के मुंह में दही जम जाता है। प्रियंका गांधी जी, कभी भी आपने देखा होगा उन्होंने कहीं भी फूल सिंह के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने जित्तू पटवारी को कहीं टोका नहीं, बल्कि मुझे लगता है दही मुंह में जमना कहीं ना कहीं सहभागिता और। ठीक है वाणी जी, समय कम है इसलिए छोटा सा जवाब जो है अब अंबिका जी से भी ले लेते हैं। अंबिका जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। हाल की घटना है, विजय शाह जो इनके मंत्री हैं, हमारी सोफिया कुरैशी के बारे में कैसी टिप्पणी की थी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि गटर साहब भाषा है, और आज तक इन्होंने उस मंत्री से रिजाइन नहीं लिया। कितनी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बातें आप डिबेट में कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए अपने गिरहमान में झांक कर कि सर्वोच्च न्यायालय चिंता व्यक्त कर रहा है कि मंत्री अंबिका जी, आप ही के एक वरिष्ठ नेता के घर में एक महिला जली हुई मिली थी, उसका केस खुल रहा है। जानते हैं ना कानून व्यवस्था उस दौर की। वर्ग का वोट सिटल जाएगा तो आपने नैतिक मूल्यों को भी धता बता दिया, ताक पर रख दिया अपने निजी स्वार्थों को लेकर।
तो ये सब चल रहा है। कहाँ लोकतंत्र आप मजबूत करने वाले हो? आप तो केवल और केवल कैसे भी आपको सत्ता मिले इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयोग करते हैं, और वही आपकी नीति है, वही नियत। ठीक है, चलिए ठीक है, अब समय भी ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नीति, नवाचार, परिणाम मॉडल लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यही प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है तीव्र गति के साथ विकास की और बढ़े, लेकिन कांग्रेस उस पर कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।